तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन बाय डीके में। आज मैं क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 4 परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा पार्ट 2। ठीक है, पिछले पार्ट में मैंने क्या किया था, पूरा कैथोड किरण के गुण बता दिया था। आज मैं बताऊंगा इलेक्ट्रॉन, कैथोड किरण से इलेक्ट्रॉन कैसे प्राप्त किया जाता है, मतलब कैथोड किरण से इलेक्ट्रॉन कैसे निकला, कैथोड किरण का नाम इलेक्ट्रॉन ही बाद में क्यों निकला गया, मतलब कि इलेक्ट्रॉन कैथोड किरण से ही क्यों प्राप्त किया जाता है, ये सब आज मैं सिद्ध करूंगा और साथ साथ इलेक्ट्रॉन की विशेषता भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, जो बच्चे न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट मेरे क्लास में जुड़े हुए हैं लाइक बटन दबाकर अटेंडेंस बना दिया करें। ठीक है, और साथ ही कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर भरें, क्योंकि कमेंट बॉक्स भी भरना चाहिए। ठीक है, यदि मेरा कोचिंग ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास जुड़ना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कीजिए 99 052 52 013 से। ठीक है, बिना देर करते हुए आज मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। कहता क्या है, विषम नली में भिन्न भिन्न गैसों तथा भिन्न भिन्न धातुओं के कैथोड का प्रयोग करने पर पता चलता है कि हर हालत में एक ही प्रकार के कण निकलते हैं। कहने का मतलब यही हुआ कि जे थॉमसन साहब ने विभिन्न प्रकार के गैसों का प्रयोग किया, विभिन्न धातुओं का प्रयोग किया, लेकिन हर हालत में क्या एक ही कण निकलता है। वो कण क्या है, ऋणावेशित। ये कण प्रत्येक तत्व के परमाणु के मौलिक अवयव है, और ये भी सिद्ध हो गया कि ये जो तत्व निकला है ऋणावेशित, ये क्या है, सभी तत्वों के मौलिक अवयव हैं। ठीक है, मौलिक अवयव है। थॉमसन ने इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन रखा नाम, और द्रव्यमान m का अनुपात E/m का प्रयोग द्वारा ज्ञात किया। E/m का प्रयोग द्वारा क्या किया, तो E/m का प्रयोग द्वारा ज्ञात किया। मैंने पिछले पार्ट में जब अपने नोट्स भी दिखाए थे तो E/m का मान मैंने बताया था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यही नोट्स आप लोगों को दिखाया था। E/m एक्सपेरिमेंट किए कौन, जे थॉमसन साहब ने किए। मान कितना निकला, 1.76 को 10⁻8 कूलम पर ग्राम। इसे हम लोग शॉर्टकट में C/g भी कह सकते हैं। यही प्रयोग किए, यही वाला क्या किए, प्रयोग किए, और कूलम ग्राम ही पाया गया। इससे सिद्ध होता है कि ये कण सभी परमाणु के मौलिक अवयव है। इनसे सिद्ध होता है कि सभी पदार्थों के मौलिक अवयव है। इन्हीं कणों का नाम क्या रखे, जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन रखे। अब पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन साहब ने कैथोड किरण का नाम, दूसरा नाम इलेक्ट्रॉन ही क्यों रखे, तो आप लोग बता सकते हैं क्यों रखे। ठीक है, और साथ ये भी कह सकते हैं कि सभी पदार्थों का मौलिक अवयव है, कैसे सिद्ध भी कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिद्ध हो गया। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर ये चलते हैं। आप थोड़ा सा एक नोट्स बनाना चाहें तो लिख सकते हैं। नोट्स में क्या, तो E/m का प्रयोग से यह सिद्ध हुआ कि कैथोड किरण सभी पदार्थों के मौलिक भाग हैं। मौलिक भाग मतलब क्या है, सूक्ष्मतम कण है। ठीक है, अब आप बता भी सकते हैं इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन हुए, जे थॉमसन, इंग्लिश में थॉमसन, लेकिन हिंदी की बात करें जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन साहब ने। आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे, नोट्स की ओर आपको बताते जाएंगे। आप लोग ऐसे नोट्स बनाएंगे, आप लोग समझिएगा। ठीक है, और इसी साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ कैसे, एक वे बता रहा हूँ, आप वे के टाइप से जिससे पढ़ रहे हैं और नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, बोल रहा है इलेक्ट्रॉन की विशेषता, पहले पढ़ना है इलेक्ट्रॉन की विशेषता में क्या, आवेश। इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज रहता है, आवेश। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश से युक्त कण है जो प्रत्येक तत्व के परमाणु में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेशी से युक्त कण है जो प्रत्येक तत्व के परमाणु में उपस्थित रहता है, ये हरगिज रहता है। ठीक है, आर ए मिलिकन साहब ने तेल बिंदु का प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन का आवेश निर्धारण किया क्या, इसका ही मान निकाला। इससे इलेक्ट्रॉन का आवेश मान, मतलब इसका मान क्या क्या प्रयोग किया, और आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम प्राप्त हुआ। चूंकि यह आवेश की न्यूनतम मात्रा है, अतः इकाई ऋण आवेश -1 होता है। इलेक्ट्रॉन का मतलब, कहने का मतलब यही हुआ कि आर ए मिलिकन साहब ने, अपना नोट्स की ओर से समझा देते हैं बढ़िया से, ठीक समझ जाइएगा। आर ए मिलिकन साहब ने तेल बिंदु का प्रयोग किया। 11th में जाइएगा, तेल बिंदु का प्रयोग कैसे किया सिद्ध करके बताया जाएगा। ठीक है, यदि 11th में जाइएगा तब इसे बताया जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मान कितना निकाला तेल बिंदु का प्रयोग से, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम निकाला। ठीक है, जब इतना आर ए मिलिकन साहब ने निकाल दिए, आर ए मिलिकन साहब ने क्या किए, जब इतना बता दिए आवेश के थ्रू, तब आर ए मिलिकन साहब ने ही द्रव्यमान का मान निकाले। ठीक है, E/m और E के मानों को से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m ज्ञात किया। किसने ज्ञात किया, आर ए मिलिकन साहब ने ही। ठीक है, वही मेरा नोट्स में भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है तो आप लोग समझिएगा, मेरा नोट्स को देखिएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, m बराबर E/em लिखें, E/em लिखें तो ऐसे हम लिख सकते हैं। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 1 2 को बेसिक क्लास में, तो E जो रहता है ये उल्टा हो जाता है भागा में, m ऊपर जाएगा नीचे, E कट गया, मतलब इलेक्ट्रॉन कट गया, क्या बचा, मास। मतलब कि
द्रव्यमान का, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का सटीक फार्मूला है m बराबर E/E/m, ठीक है। और E का मान अमेरिकन साहब ने ऑलरेडी निकाले थे 1.6 × 10⁻⁻19, और y में लिख दिए कितना, E/m का मान किसने, जे थॉमसन साहब ने निकाले थे। जे थॉमसन साहब ने निकाले थे, कितना निकाले थे, 1.76 × 10⁸ कूलम पर ग्राम। वही यहाँ पर लिख दिया गया 1.76 × 10⁸ पर ग्राम, ठीक है। 1.6, और इस सबको कैलकुलेशन कीजिएगा। कैलकुलेशन समझा दे क्या, कैलकुलेशन भी समझा दें। देखिए कैलकुलेशन भी समझा ही देते हैं। 1.76 यदि काटते हैं तो 0.91 आता है, ठीक है। और 10⁻⁻19, और जब ये ऊपर जाएगा आप लोग पढ़े होंगे एक फार्मूला, क्या कौन सा फार्मूला पढ़े हैं, तो 1/a रहा तो a पर माइनस जाता है, ये लगे तो ऊपर चल जाता है, ठीक है। जितना ही पावर आता है या 2 रहता है ऊपर में माइनस हो जाएगा। वही कह रहा है यहाँ पर 10⁻8 प्लस में यहाँ निगेटिव में चल गया, जुड़ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ता है, प्लस 10⁻⁻27 10⁻⁻27 हुआ। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इतना मान आएगा, ठीक है। और उसके बाद किलोग्राम में बदलेंगे तो इतना मान हमारे पास आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैसे निकला आप लोग समझ गए, ठीक है। और आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर चलना क्या है, आप बोल रहा है H परमाणु के सापेक्ष द्रव्यमान, H परमाणु के सापेक्ष द्रव्यमान एवोगाड्रो सिद्धांत के अनुसार किसी भी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणु की संख्या इतना होती है, अतः H के इतना परमाणु की द्रव्यमान इतना ही होगा। मतलब कहने का मतलब, आपने एवोगाड्रो सिद्धांत पढ़े नहीं पढ़े तो पिछले चैप्टर में शायद मैंने पढ़ाया हूँ, आप लोग सर्च कर सकते हैं। क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर शायद 3rd में था क्या, हाँ 3rd में था, ठीक है। एवोगाड्रो सिद्धांत के अनुसार किसी भी तत्व का 1 ग्राम परमाणु में परमाणु की संख्या कितनी होगी, 1 ग्राम परमाणु में परमाणु की संख्या 6.022 × 10⁻23 होती है, ठीक है। याद रखिएगा, बोलेगा एक ग्राम परमाणु में परमाणु संख्या कितनी होती है, 6.022 × 10⁻23 होती है, अतः H के इतना परमाणु में कितना ग्राम होगा, 1.008 हो सकता है, होगा नहीं होगा। H के अब इसे निकालना क्या है, तो अब सापेक्ष द्रव्यमान सिद्ध करना है। H की 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, इतना लिख सकते हैं कैलकुलेशन के अनुसार, ठीक है। अब कैलकुलेशन के अनुसार इतना मान हमारा निकल जाएगा, कितना, परमाणु का द्रव्यमान निकला, परमाणु का द्रव्यमान निकला, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना हमारे पास ऑलरेडी था, H परमाणु का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान करेंगे कैलकुलेशन इतना, तो कितना है 1838वां भाग, मतलब कि अर्थात कहने का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान H परमाणु के द्रव्यमान का 1838वां भाग होता है, ठीक है। यही समझने का था। अब इसके बाद हमारे हिसाब से इसमें इलेक्ट्रॉन की विशेषता समझने के बाद आपको इलेक्ट्रॉन भी समझना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी समझना चाहिए। तो मैंने देखिए नाभिक का त्रिज्या याद रखना चाहते हैं तो एक नोट पॉइंट में 10⁻14 या 15 होता है, ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का कुछ गुण लिख लीजिए। यह ऋणावेश है, यह ऋणावेश है, इसका आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, इसका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है, इसका इकाई आवेश -1 होता है। इसे कैथोड किरण से प्राप्त किया जाता है, किसे, इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण से प्राप्त किया जाता है। इसका द्रव्यमान H परमाणु के द्रव्यमान का 1838वां भाग है, जो कि मैंने अभी सिद्ध किया, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे एनोड किरण की ओर। एनोड किरण और प्रोटॉन, मतलब कि एनोड किरण से हम लोग क्या समझेंगे, एनोड किरण से समझेंगे हम लोग प्रोटॉन। एनोड किरण से क्या समझेंगे, तो एनोड किरण से हम लोग समझेंगे प्रोटॉन। क्या हम इसको हम अपने कॉपी से ही पढ़ा दें, मतलब कि जो अपने नोट्स बनाए हैं उससे, क्या आपके बुक को पढ़कर, आपकी जो बुक में लिखा हुआ है मेरा कॉपी में, चलिए बुक केस पढ़ा देते हैं, चिंता करने वाली बात नहीं है। इसमें क्या कर रहा है, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन सभी परमाणु में उपस्थित होता है, चूंकि परमाणु उदासीन होता है, चूंकि परमाणु क्या उदासीन होता है, अतः इन इलेक्ट्रॉनों के आवेश के विपरीत आवेश वाले अन्य कण भी परमाणु में उपस्थित रहने चाहिए। परमाणु में धन आवेश से युक्त कणों के अस्तित्व परमाणु गोल्डस्टीन अभियास चालू होता है। गोल्डस्टीन अभियास समझिए। गोल्डस्टीन ने बताया कि यदि विसर्ग नली के कैथोड में बारीक छिद्र कर दिया जाए, जो यहाँ था, यहाँ विसर्ग नली में जो प्लेट है इसमें क्या कर दिया, बारीक छिद्र कर दिया जाए, बारीक छिद्र कर दिया जाए और निम्न दाब, मतलब उतने दाब दिया जाए और उतने मतलब वोल्टेज पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो कुछ विशेष प्रकार की किरणें एनोड से कैथोड की ओर गमन करती है। इसमें क्या था, इसमें था कैथोड से एनोड की ओर, इसमें क्या है, तो इसमें एनोड से कैथोड की ओर, इसमें एनोड से कैथोड की ओर जाएगी, एनोड से कैथोड की गमन करती है, जिन्हें एनोड किरण कहते हैं। जो एनोड से कैथोड की ओर जाती है उसे एनोड किरण कहते हैं। चूंकि ये किरणें धनावेश से युक्त होती है, अतः इन किरणों को क्या कहते हैं, इन किरणों को हम लोग धन किरणें भी कहते हैं, और इन किरणों को केनाल, मतलब कि ये सब क्या है, ये जो छिद्र होता है इसे केनाल कहते हैं, इसलिए केनाल किरण भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इन किरणों का गमन कैथोड के छेद या केनाल से होकर होता है।
किरणों का गमन किससे होता है, ये छिद्र से होता है ना, इसलिए। ठीक है, देखिए हम लोग इसमें हम लोग एक जो है इसमें इमेज बनाए हैं, इससे आप लोग समझिए। इसमें क्या था, विभेदता बना दिया। इसमें क्या गया, इसमें जो कैथोड था ना, कैथोड किरण, इसमें छिद्र कर दिया। और छिद्र करने के बाद कैथोड किरण में क्या किया, कैथोडिक किरण से निकलता था ऊर्जा ना, कैथोडिक किरण में क्या किया, छिद्र कर दिया। इन्हें जिंक सल्फाइड लिख दिए हैं, जिंक सल्फाइड की परत लगा दिया। जिंक सल्फाइड में कोई जब किरण पड़ती है ना तो क्या लगता है, चमकने लगती है। और चमकने लगी उतने ही सब पर, तो क्या हुआ, जब उतने पर चमकी तो हो गया कि अब एनोड किरण का भी निर्माण हो गया। एनोड किरण से प्रोटॉन का निर्माण हुआ। अब गुण क्या है एनोड किरण का, यह सीधी रेखा में ही गमन करती है, इसकी प्रवृत्ति धनात्मक होती है। या किरण के कण में द्रव्यमान है, जो यहाँ पर मैंने सिद्ध किया था, यहाँ पर जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं, इसमें शॉर्टकट ही मार दिए हैं। यह विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित होते हैं, ये भी विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित होते हैं। ठीक है, जो कि आपके बुक में दिया हुआ भी है। एनोड या धन किरणें के गुण आप लोग चाहें तो इसे आप बुक से भी उतार लें, यदि आप सिद्ध करना चाहें तो। ठीक है, अब आपके सामने क्या है, प्रोटॉन के गुण है। प्रोटॉन के गुण हम क्या करेंगे, आपको किताब से ना पढ़ा कर डायरेक्ट हम नोट्स की ओर चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों। प्रोटॉन के गुण या धनावेशित कण है। प्रोटॉन क्या धनावेशित है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, ये प्रोटॉन ये जो हमने निकाला क्या, तो ये हमारा था एनोड किरण। एनोड किरण क्या था, एनोड किरण हमारा धनावेशित था, इसलिए धनावेशित कण है। इसका आवेश कितना निकलेगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ही निकलेगा। इसका द्रव्यमान 1.67 × 10⁻24 ग्राम होगा। इसका इकाई द्रव्यमान 1 होता है, इसका इकाई आवेश +1 होता है। ठीक है, प्रोटॉन के बाद हम लोग चलते हैं एनोड किरण। एनोड किरण क्या हो गया, समाप्त ही हो गया। एनोड किरण जब समाप्त हो गया, प्रोटॉन के गुण, एनोड किरण और प्रोटॉन के गुण समाप्त हो गया, चलते हैं हम लोग थॉमसन का परमाणु मॉडल की ओर। ठीक है, चलिए थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है। थॉमसन का परमाणु मॉडल, या इंग्लिश पढ़े तो थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के आविष्कार के बाद यह प्रश्न उठा कि परमाणु में ये कण किस प्रकार व्यवस्थित है। इलेक्ट्रॉन या जब प्रोटॉन खोज हो गया, जब क्या किए, जैसे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज किए, तो उनसे सवाल उठा। उनसे सवाल क्या उठा, तो उनसे सवाल यही उठा, उनसे सवाल यही उठा क्या, कि आखिर चीज़ यह व्यवस्थित कैसे है परमाणु में, परमाणु में इसका व्यवस्था कैसे है। तो पढ़िए, इस संबंध में सर जे थॉमसन साहब ने 1893 ईस्वी में सर्वप्रथम परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया, जो एक तरबूज की तरह था। इसके तरबूज की तरह था। जे थॉमसन साहब ने क्या किए, तो 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में क्या किए, 1893 ईस्वी में उन्होंने एक तरबूज की तरह परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किए। तरबूज की तरह मतलब मानिए तो वह तरबूज ही क्या था, तरबूज ही था, गोला। ठीक है, इसके अनुसार परमाणु में धन आवेश, तरबूज में के खाने वाले लाल भाग, इसमें जो तो मतलब प्रोटॉन मतलब धन आवेश मतलब प्रोटॉन क्या था, लाल भाग था, और लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीच की भांति घसे रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीच की भांति घसे रहते हैं। और इसका देखिए थॉमसन का परमाणु मॉडल इस तरह से दिया गया था। और ठीक है, उस अब क्या है, सर जे थॉमसन के अनुसार क्या था, इसका निष्कर्ष क्या निकाले, तो परमाणु एक धनावेशित गोलाकार पिंड होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन घसे रहते हैं। ठीक है, पहला ये तो निकला, ये तो सीधे यही हो गया था। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक क्या होते हैं, धनात्मक की संख्या समान होती है, इसलिए क्या होते हैं, उदासीन होने की व्याख्या हो गई। उदासीन होने यदि थॉमसन ने भी उदासीन का प्रमाण किया, किंतु अनेक वैज्ञानिकों द्वारा किए परिणाम को इस मॉडल द्वारा नहीं समझाया जा सका। लेकिन सभी क्या किए, सभी वैज्ञानिक अलग अलग तरीके से बोले, या क्या निकला, इसका समझ नहीं पाए, तो धीरे धीरे इनका दोष भी निकल गया। इनका धीरे धीरे क्या निकला, इनके दोष भी निकला, क्या, जे थॉमसन साहब का दोष, जो कि आपके किताब में बड़ा बढ़िया नहीं दिया हुआ है। इसके अनुसार परमाणु का इलेक्ट्रॉन विराम में है। जे थॉमसन साहब से जब प्रश्न पूछा क्या गया कि परमाणु इलेक्ट्रॉन विराम में है, तो बोलेंगे हाँ, बोले हुए हाँ विराम में है, तो क्या निकला, और सत्य निकल गया। ठीक है, फिर दूसरा इसका मानना था कि परमाणु का पूरा भाग धनावेशित गोला है तथा इलेक्ट्रॉन घसे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन धनावेशित है लेकिन घसे हुए हैं, लेकिन परमाणु पूरा धनावेशित गोला है ना, ये भी जो किया गया सत्य हो गया। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जानकारी ने भी प्राप्त नहीं थी, इस वजह से भी थॉमसन का 3 दोष याद रखना है आप लोगों को। उसके बाद चलते हम लोग रदरफोर्ड की ओर। ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल।
रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकरण प्रयोग, अल्फा कण परिकरण प्रयोग से रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर किस प्रकार से व्यवस्थित है यह जानने के लिए 1911 ईस्वी में अर्नेस्ट रदरफोर्ड, रदरफोर्ड का पूरा नाम अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग के अंतर्गत रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम द्वारा तीव्र गति से निकले अल्फा कणों को सोने का पत्थर पर प्रहार कराया गया। अल्फा कणों को किसके पत्थर पर प्रहार कराया गया? सोने का पत्थर पर। आप लोग इस इमेज के द्वारा समझ सकते हैं। अल्फा कण यहाँ पर लगाएंगे दिमाग, यहाँ पर था एक बॉक्स टाइप से, यहाँ निकाले अल्फा कण, यहाँ अल्फा कण का स्रोत निकाले और फिर यहाँ से जब दो बीकन के रूप में निकले तो बीकन के रूप में यहाँ दो अथी लगाए, ठीक है, दो अथी लगाए तो बीच से निकला अल्फा कण, और जब बीच से अल्फा कण निकला ये सॉलिड निकला और सोने का पत्थर पर सोने का पत्थर पर प्रहार कराया गया, पतला सोने का पत्थर पर। तो सोने का पत्थर प्रहार कराया गया तो देखें कि कुछ अल्फा कण सीधे निकल जाती है बिना अपने मार्ग से, बिना विचलित हुए, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए और कुछ एक अल्फा कण, हजार में से एक अल्फा कण क्या हो गया? टकराकर वापस आ गए। एक अल्फा कण क्या हो गया? टकराकर वापस रिटर्न आ गए। ठीक है, यही यहाँ पर निष्कर्ष निकलता है। यहाँ बोल रहा है अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हुए सोने पत्थर को पार कर सीधे निकल जाते हैं, कुछ अल्फा कण थोड़ा विचलित हो जाते हैं, कुछ बहुत कम अल्फा कण ये 1 करोड़ है ना, 1000 10 लाख 1 लाख में से एक कण टकरा पुनः वापस आ जाते हैं। यही इससे क्या निकला? ये सा परिकरण प्रयोग से इन्हें सूचनाएं मिली रदरफोर्ड को, ये सब सूचनाएं मिली और फिर इस प्रयोग द्वारा रदरफोर्ड को क्या निष्कर्ष निकला ये समझना है। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकला? तो निष्कर्ष को भी नोट्स के माध्यम से समझते हैं। पहले अल्फा कण प्रयोग से रदरफोर्ड को क्या निष्कर्ष निकला? तो परमाणु में अधिकतर स्थान रिक्त है जिसके कारण से अधिकतर अल्फा कण उनसे सीधे निकल जाते हैं। परमाणु में जब अधिकतर अल्फा कण क्या निकले? सीधे निकल गया। सीधे निकलने का कारण क्या बताएं? तो परमाणु में अधिकतर स्थान रिक्त है। यह बात सही निकला, ये दोष नहीं है, ये रियलिटी अभी भी प्रमाणित है। ठीक है, दूसरा है धनावेशित अल्फा कणों का सभी दिशाओं में विचलित होना। यह दर्शाता है कि परमाणु के मध्य स्थान पर कोई समान आवेश धनावेश उपस्थित होता है। कह रहा है कि कुछ जो विचलित होने का कारण यही है कि बीच में नाभिक है, मतलब नाभिक है मतलब कि समान आवेश है, समान आवेश है, मध्य स्थान पर कोई समान आवेश है मतलब नाभिक है। अभी के हिसाब से मतलब ये जो नाभिक बताया नहीं थे, डायरेक्ट समान आवेश है, इस वजह से क्या हो गया? थोड़ा विचलित हो गया। जब प्लस से होता है तो विचलित हो जाता है। अब प्लस माइनस क्या होता है? चिनगारी छोड़ता है मतलब दूर हटने जाता है। ठीक है, अब फैन चौथा है तीसरा, चूंकि स्वर्ण पत्थर से टकराकर वापस लौटने वाले अल्फा कणों की संख्या बहुत कम होती है अतः परमाणु के अंदर उपस्थित धनावेशित वस्तु का आयतन अत्यंत ही कम होता है। मतलब जो अंदर में जो एक स्वर्ण पत्थर से टकराकर वापस इसलिए आया नाभिक की वजह से। किसकी वजह से? ये डायरेक्ट इसमें एक्सप्लेन कर देंगे, नाभिक की वजह से स्वर्ण टकराकर वापस आ गए, नाभिक की वजह से। ठीक है, स्वर्ण पत्थर पर टकराकर वापस इसलिए क्योंकि उसका नाभिक का आयतन बहुत ही कम होता है परमाणु का आयतन की अपेक्षा। तो अब इससे कुछ निष्कर्ष निकाले हम। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक कहते हैं किसे हैं? तो परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। तो नाभिक के खोजकर्ता कौन हुए? तो रदरफोर्ड साहब ही नाभिक के खोजकर्ता हुए। ठीक है, इसे क्या निकाला? इसके निष्कर्ष निकाला। अब ये दुनिया वाले के सामने कैसे प्रस्तुत किए? तो दुनिया वाले के सामने उन्होंने इस टाइप से प्रस्तुत किए। उपयुक्त निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। कहाँ पर? दुनिया वालों के सामने। तो पहला बताएं कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ होता है? तो उसके नाभिक में परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान होता है। फिर दूसरा बताया परमाणु के अंदर अधिकांश रिक्त स्थान होते हैं। परमाणु के अंदर अधिकांश रिक्त स्थान होते हैं, ये भी इन्होंने बताया। ठीक है, परमाणु में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन धनावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने के कारण परमाणु क्या विद्युतता उदासीन होते हैं। परमाणु विद्युतता उदासीन होते हैं, ये भी यही प्रमाणित किया, ये जे थॉमसन साहब ने भी बताए थे। ठीक है, नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन की तुलना में काफ़ी कम है। नाभिक का आयतन मतलब नाभिक छोटा है, केंद्र में उपस्थित होता है, इसका आयतन परमाणु के आयतन की अपेक्षा क्या है? कम है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथों पर चक्कर लगाते हैं, इन वृत्तीय पथों को कक्षाएं कहते हैं। ये ठीक बताएं, लेकिन यहाँ क्या निकला? इसका दोष निकल गया, कुछ दोष पढ़ते। ठीक है, दोष रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाए करते हैं क्योंकि इस प्रकार का परमाणु कभी अस्थायी नहीं हो सकता। बोले कि इलेक्ट्रॉन जो है कभी भी अस्थायी नहीं हो सकता। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार चक्कर लगाने वाले आवेशित इलेक्ट्रॉन से लगातार ऊर्जा का ह्रास होता रहेगा और नाभिक के आकर्षण बल के कारण नाभिक में ही गिर जाएगा। मतलब जब लगातार ऊर्जा के साथ ही घूमता है ना, कुछ ऊर्जा के साथ, ये कहा है, लेकिन ऊर्जा के साथ घूमता नहीं था। ऊर्जा के साथ घूमने के कारण ऊर्जा का ह्रास होगा, कहने वाला दुनिया वाला कहना था, इस वजह से ऊर्जा का ह्रास होगा, नाभिक के आकर्षण बल के कारण ये नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु का क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। और यह दोष निकल गया, यह संभव नहीं था। ठीक है, फिर दूसरा दोष, रदरफोर्ड मॉडल की कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित नहीं की गई थी। रदरफोर्ड ने कक्षा बताएं, लेकिन कक्षा में इलेक्ट्रॉन और कक्षा की निश्चित संख्या नहीं बताएं, ये भी इनका दोष ही मानिए तो निकला। ठीक है, उसके बाद आगे है
अर्नेस्ट रदरफोर्ड के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन। रदरफोर्ड का जन्म 30 अगस्त 1871 में न्यूजीलैंड में हुआ था। परमाणु के नाभिक की खोज के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए। उनकी एक पुस्तक थी रेडियो एक्टिविटी। 1904 से उन्हें विश्व ख्याति मिली। 1908 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और स्क्रीनशॉट मार के इसे नोट्स के रूप में बनाएं, ठीक है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड। उसके बाद है न्यूट्रॉन का आविष्कार। न्यूट्रॉन का आविष्कार अगले पार्ट्स में बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर वाचिंग माय वीडियो। जो बच्चे न्यू है सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और प्रेजेंटेशन बनाए बाय लाइक माय वीडियो। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स बढ़े। और ऑफलाइन क्लास जुड़ने के लिए या ऑनलाइन क्लास जुड़ने के लिए कांटेक्ट कीजिए 99 052 52 013 से, ठीक है। मोबाइल नंबर है 99 052 52 013। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।